जैसा कि आप लोगों ने स्टेप 1 देखी, स्टेप 1 में आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को फाइंड आउट किया था। अब सेकंड स्टेप होगी जिसमें हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज और वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको हम हटा देंगे। मतलब हमारा जो प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, वो टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम्स को जोड़ने या घटाने के बाद ही निकलता है, उससे पहले नहीं निकलता है। उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑपरेटिंग है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेज होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे। फॉर दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी, एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन सी है? नॉन कैश एक्सपेंसेस मीन्स expenses and losses debited to statement of profit and loss that do not involve payment of cash. Examples are depreciation, amortization, bad debts, provision for doubtful debts. मतलब इनको कैश में हम कम नहीं करते, कैश में हमने पेड नहीं किया, हमारे एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेज हो गए, लेकिन हमने ये कैश में पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। और जबकि हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सिर्फ हमें कैश के ट्रांजेक्शन से मतलब होता है, कैश के जो फ्लो से मतलब होता है। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन वगैरह, अमोर्टाइजेशन है, बेड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, इन सबको ऐड कर देंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट सीधा सीधा है, अगर राइट ऑफ हो रहा होगा तो अमोर्टाइज होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर दिया जाएगा नॉन कैश के अकॉर्डिंग, और अगर इंक्रीज होगा तो इसे परचेज माना जाएगा, और परचेज माना जाएगा तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस किया जाएगा। नॉन कैश इनकम, जैसे हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस थे ऐसी नॉन कैश इनकम, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इनको हमें माइनस करना होगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस हम ऐड कर रहे हैं तो नॉन कैश इनकम्स को हम क्या करेंगे, लेस। और एग्जांपल्स क्या है, राइटिंग ऑफ लायबिलिटी, डेप्ट रिटर्न ऑफ, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सुना है, वो अगर एक्सेस बना हुआ है तो हम रिटर्न बैक कर लेते हैं, माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और लॉसेज जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जनरली हमारे पास जो काम करते हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं, उनके कोई उसको बेचने या खरीदने पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है उनसे रिलेटेड है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेज आर दोज एक्सपेंस एंड लॉसेज विच आर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट आर नॉट इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। Examples of non-operating expenses and losses are interest on long-term borrowing, discount or loss on issue of debenture written off, goodwill or patent or copyright amortized, loss on issue of debentures written off, loss on sale of फिक्स्ड एसेट्स। ये सारी पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसी से रिलेटेड इनका इन सबको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देते हैं, ऐड। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी होंगी उनको क्या कर देंगे, लेस। जैसे इसी से रिलेटेड हमारे पास जैसे वहाँ लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ गेन। इसी तरह इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, रेंट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें माइनस कर दी जाएंगी। तो इससे जो हमारे पास निकल के आता है, द अमाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये पॉइंट्स निकल के आ जाएगा। देखो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ये पूरा एक चार्ट दे रखा है, कौन सा किस में एक्टिविटीज़ में जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम अराइजिंग। ये रेस्ट्रिक्शन नंबर 21 दे रखा है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो वर्किंग कैपिटल जब हमने कल तक निकाला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो बिफोर तो दे ही रखा है, तो डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जुड़ जाएगी, गुडविल अमोर्टाइज जुड़ जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जुड़ जाएगी, प्रीमियम को छोड़ देंगे हम, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना है, प्रीमियम को हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट सिंस हैज नॉट एंटर्ड into statement प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट विल नॉट बी मेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें कौन कौन से ऐड वाले हैं, जो मैंने पीछे वाले पार्ट्स में मैंने बताए कि कौन कौन से ऐड होंगे। मींस मैंने आपको क्लियर करके बताया अभी कि नॉन कैश इनकम, नॉन कैश एक्सपेंस ये ऐड होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस
नॉन कैश इनकम लेस होंगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस होंगी। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 21 हुआ। इसके बाद इससे अगली स्टेप थर्ड आएगी, कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का तीसरा जो स्टेप आएगी वो आएगी कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आई। देखो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये हमारे पास सेकंड स्टेप निकलेंगे, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसका मतलब अब हमें आफ्टर वर्किंग कैपिटल निकालना है, और वर्किंग कैपिटल निकलती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को डिफरेंसेस निकाल के। तो हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे आएंगे, या हम इनको दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे मैं चार के अकॉर्डिंग करता हूँ। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स होंगी तो वो ऐड हो जाएंगे, मतलब पिछली साल की करंट एसेट्स और इस साल की करंट एसेट्स का डिफरेंस देखेंगे और वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उनको ऐड कर लिया जाएगा। अगर इंक्रीज हो रही होंगी तो उनको माइनस कर लिया जाएगा। ऐसे ही इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, उनको ऐड कर लिया जाएगा, और इंक्रीज के बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उनको माइनस कर लिया जाएगा। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, केवल इसमें एक्सक्लूडिंग करना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और करंट लायबिलिटीज़ में एक्सक्लूडिंग करना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास नेट इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स की तरह यहाँ ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब आगे ये मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, दो पार्ट हो जाते हैं। एक तरीके से डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगा और इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा। ऐसे ही इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ ऐड होगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ लेस होगा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो चौथी स्टेप हमारे पास निकल के आ जाएगी, बिफोर जनरेटेड ऑपरेशन। फिर आगे चौथा स्टेप आएगा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब हमने निकाले थे, तो जब हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो ऊपर डेबिटेड किए थे उनको ऐड कर दिया था, और जो क्रेडिटेड किए थे उनको लेस कर दिया था। इसका अपोजिट नीचे आके कर देंगे। जब ऊपर डेबिटेड को ऐड किया था तो नीचे आके लेस कर देंगे, और क्रेडिटेड को लेस किया था तो नीचे आके इसको क्या कर देंगे, ऐड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये सारी पॉइंट्स। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखो सरप्लस कितना दे रखा है, 2 लाख से 3 लाख, मतलब 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 1,40,000 से 1,80,000। बिल्स रिसीवेबल हमारी होती है करंट एसेट्स, और ये हमारी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, लेस। देखिए ध्यान से, इंक्रीज इन करंट एसेट्स के नाम से बिल्स रिसीवेबल 40,000। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो पिछली बार 3 लाख का था, अब की बार 3,20,000। इस साल का डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 20,000। देखो नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रीशिएशन दे रखा है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 16,000 था, फिर 40,000 हो गया। तो आउटस्टैंडिंग हमारी होती है लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और 16 से 40 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगी तो ऐड होगी, ऐड होगी तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट 24,000 ऐड हो रही है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले 14,000 का था, अब 12,000 का है, मतलब 2,000 माइनस हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, लेस कर, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमारा ऐड होता है, तो 2,000 हमने ऐड कर लिया। गुडविल पिछली बार 2 लाख रुपीज़ की थी, अब 1,60,000 राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल अमोर्टाइज्ड हो रही है 40,000 ऐड कर लिया हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऐसी इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स होती है, और 1,40,000 था, अब 1,80,000 है, तो 40,000 हमारे पास ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो ये हमारे पास लेस होगी। तो इस तरीके से जो ऐड वाला है वो ऐड करो, लेस वाला है उसे लेस करो, आंसर निकालो, क्लियर हो जाएगा 1,06,000। इसी तरह अगला पॉइंट है, इसमें से भी आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इससे भी अगला पॉइंट है, ठीक है। आपको पॉइंट्स हैं, केवल गिवन दे रखे हैं, उनको आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐड करना है, कौन कौन सा लेस करना है। इसको कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसको आसानी से क्लियर ना कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स इसी तरीके से कैलकुलेट करने हैं हमें। आगे भी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप अपनी बुक उठाएंगे और बुक को क्लियर करेंगे। TS ग्रेवाल वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, ये उसी की PDF से कैलकुलेट किया गया है, उसी से बताया गया है। आप जब क्वेश्चंस नंबर उठाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आप तैयार कर सकते हैं। कल आगे इसके अकाउंट्स वगैरह के लिए मैं लाइव वीडियो डाल दूँगा,
तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, जो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी अकाउंट्स वगैरह भी हमें मेंटेन करने हैं, जैसे प्लांट अकाउंट वगैरह है, या आगे के पॉइंट्स हैं, कुछ मैं वीडियो आपको लाइव डाल दूँ।